नमस्कार दोस्तों। आप सबकी एक मांग थी कि मोदी जी ने पिछले 11 सालों में हिंदुओं के लिए कुछ किया ही नहीं। सनातनी को कुछ चाहिए नहीं, हिंदू का जितना मर्जी करते रहो, उसको कभी खुशी मिलती नहीं। लेकिन मोदी जी ने बोला चलो फाइनली, जब मैंने सबका साथ सबका विकास का स्यापा ले ही लिया है तो हिंदुओं के लिए भी कुछ कर ही देते हैं। हो सकता है इसके बाद ये कांग्रेस का चंगुल छोड़कर हमारे पास आ जाएंगे। अब किया क्या? हिंदुओं की यानी कि भारतीय भारत के जो 100 करोड़ लीगली जो यहां पर लोग रह रहे हैं, बाकी के तो 40 करोड़ जो इलीगल हैं यहां पर, उनकी तो बात ही क्या करेंगे, जो 1947 से इलीगली यहां पर रह रहे हैं। मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं आपको ताकि आपको याद रहे, उन्होंने अपना देश ले लिया था। ये सारे के सारे जिहादी इलीगली भारत में रह रहे हैं। अब ये इलीगली जो रहते हैं वो काम भी इलीगल करते हैं। आपकी लड़कियां उठा के ले जाते हैं, आपकी प्रॉपर्टी को जब्त कर लेते हैं, आपके बिजनेसेस को हड़प लेते हैं। अब इसकी डिमांड थी कि मोदी जी, हमें अपनी प्रॉपर्टीज वापस कब मिलेंगी और कैसे मिलेंगी, ये बहुत बड़ा सवाल था। बहुत लोगों ने मुझे, मिश्रा जी हैं एक झारखंड से, उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स भेज दिए कि मेरी पुश्तों की जमीन थी 1.5 एकड़ की झारखंड के अंदर, लेकिन जिहादियों ने उसको टेक ओवर कर लिया और पुलिस भी उन्हीं का साथ दे रही है। हमें अपनी प्रॉपर्टी वापस चाहिए तो क्या करें? वो अगर थाने में जाते हैं तो पुलिस सुनती नहीं है, कोर्ट में जाते हैं तो बोलते हैं कि लोअर कोर्ट में जाओ, 20 साल हो गए, केस की सुनवाई नहीं हो रही। और जिहादी वहां पर तंज कसते हैं आगे दिखाना इस जगह के ऊपर। अब इन सारे मामलों का होगा क्या? हम अपने देश के, जो हमारा जो इलीगली, जो लीगल इस देश के लोग हैं, उनकी प्रॉपर्टीज को बचाएंगे कैसे इन जिहादियों से? उसके ऊपर कुछ हुआ है। अब मंजरी जी पूरी डिटेल्स लेकर आ गई हैं, क्योंकि मोदी जी ने कुछ किया हो और मंजरी जी को पता ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो मंजरी जी, जय सिया राम। जय सिया राम। आपने हाथ तो ऐसे जोड़े हैं जैसे कि आप भी बोल रहे हो कि इस जिहादियों से भगवान हमें परमानेंटली बचाए। तथास्तु। मंजरी जी, जो ये पॉलिसी है जो मोदी जी लेकर आए हैं, ये इंप्लीमेंट हो गई है, नहीं हुई है? पॉलिसी क्या है? प्लीज थोड़ी सी लाइट डालिए इसके ऊपर। देखिए, ये बन रही है और इसमें लोगों के कमेंट्स मोदी सरकार ने मांगे हैं। और वो कमेंट्स इसलिए मांगे जाते हैं कि अगर पूरा फॉर्मुलेट करके लाए उसके बाद अमेंडमेंट करना पड़े। जो झेल रहे हैं इस तंज को, और तो वो ज्यादा बता सकते हैं कि ये ऐड कर दीजिए तो जिससे हमें आसानी हो। तो इसके लिए सबसे पहले कई साल लगा करके मोदी जी ने जियो टैगिंग की सारी लैंड की, भारत की, कि हर का एक टैग तैयार हो जाए। जैसे एक बार कोड टाइप का होता है, एक टैग होता है हर कपड़े पे जब हम खरीदने जाते हैं, वैसे ही इसके ऊपर एक जियो टैगिंग कर दी। जियो टैगिंग करने के बाद अब वो लेके आ रहे हैं कि आप रजिस्ट्री लेकर के आइए। दो तरह की सेल है। आपकी डिस्ट्रेस सेल है अगर, तो आपको वो प्रॉपर्टी वापस मिल जाएगी अगर रजिस्ट्री हो भी गई है, जैसे कश्मीर में हुआ था कि हिंदुओं को निकाला जा रहा था, उन्होंने औने पौने दाम में ऐसे भी अपनी सेल डीड दे दी। कुछ लोगों ने रजिस्टर कराई, कुछ ने नहीं कराई, और प्रॉपर्टी पे काबिज हो गए। तो इसे कहते हैं डिस्ट्रेस सेल। ये आपको कैराना में मिल जाएगी, या आपको संभल में मिल जाएगी, कई जगह पर मिल जाएगी जहां पर अभी रिवर्सल का काम हो रहा है। वैसे तो पूरे भारत में है। तो दंगे के बाद वहां पर इस तरह की स्थिति हो जाती है कि हिंदू को हटना पड़ता है, और वो औने पौने में अपनी जमीन जायदाद बेच करके या घर खाली छोड़ के चला जाता है, जिसके ऊपर कब्जा हो जाता है। इस चीज को रिवर्स कर दिया जाएगा आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर रजिस्ट्री नहीं हुई है तो मकान आज भी आपका है। रजिस्ट्री हो गई है लेकिन 2 करोड़ की प्रॉपर्टी को आप 2 लाख में बेच के आए हैं, डिस्ट्रेस सेल गई जाएगी, आपको ये वापस मिल जाएगा। तीसरी चीज, अगर आपकी इस तरीके का कोई भी केस फंसा हुआ है, तो अब क्या है, अभी तक कांग्रेस के राज में क्या था, 13 साल तक कोई काबिज हो गया किसी प्रॉपर्टी पे, तो वो प्रॉपर्टी को अपने नाम चढ़वा सकता था। अब जो है ये हो गया कि किराएदार है या कब्जा करने वाला है वो वही रहेगा। 13 साल हो गया हो, 130 साल हो गए, प्रॉपर्टी आपकी, आपके पास कागज है तो लेकर के आइए। आपको मिलेगी वाया कोर्ट, मिलेगी लीगली मिलेगी। और इसके लिए आपको राइट्स दिए जा रहे हैं। अब इसमें अगर आपके पास कोई और सजेशन है तो समय है, आप मोदी सरकार को दे सकते हैं। ठीक। इसके अलावा जैसे आप वक्फ अमेंडमेंट बिल है कि किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ घोषित कर दिया, तो वक्फ अमेंडमेंट बिल आ चुका है
कि अगर आपकी प्रॉपर्टी उन्होंने अपने वक्फ पे चढ़वा दी है। अरे मजेदार चीज तो इसमें ये भी होती थी कि प्रॉपर्टी मेरी है और किसी मुसलमान भाई साहब ने उसको वक्फ पे चढ़ा दिया तो वो वक्फ हो गई। मतलब उनके उनका कोई लेना देना नहीं है इस प्रॉपर्टी से, वो सामने से गुजरे, उनको पसंद आई, उन्होंने वक्फ करा दी और वक्फ हो भी गई, और अब मैं जाके वक्फ ट्रिब्यूनल में लड़ूं और मुझे पता भी नहीं कि मेरी प्रॉपर्टी कोई और वक्फ कर गया। तो ये सारी चीजें खत्म हो गई। फिर एक रोशनी एक्ट कांग्रेस गवर्नमेंट या वो जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट लेके आई थी। उसमें क्या था कि कनाल्स और हजारों एकड़ लैंड इन लोगों को दे दी गई कि मुसलमानों को, बांग्लादेशियों को। तो वो भी रिकवरी हो रही है। तो अच्छा, इसके अलावा जो डिफेंस लैंड के ऊपर कई बार जो है मज़ारें वगैरह बना दी जाती हैं, उसको आपने क्लेमेंट उसका निकाल लिया कि आप डिफेंस लैंड पे नहीं आ सकते, आसपास नहीं रह सकते, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, कोई मस्जिद नहीं बना सकते। रेलवे की बहुत सारी ऐसी लैंड है, हमने कसौली में इसका देखा था, वो सारी वापस करने के लिए उन्होंने नियम बनाए। इसके अलावा एक बहुत बड़ी चंक ऑफ लैंड है जो चर्चेस के पास है, जिनकी हम्म। लीज खत्म हो गई है और वो अभी तक उस पे काबिज हैं और थोड़ा थोड़ा एक्सटेंड कर दी गई है। तो वो सारी चीजें कि अब लीज रिलीव नहीं हुई है, आपको जो है वो लैंड सरेंडर करनी पड़ेगी। फिर उनको अलॉट की गई थी स्कूल्स और इन सब के नाम पे, वो भी अब अलॉटमेंट के वैलिडिटी चेक होगी, चाहे वो आपने मस्जिद को अलॉट की हो, चाहे आपने चर्चेस को अलॉट की हो, वैलिडिटी चेक होगी। इसके अलावा बहुत सारी आदिवासी लैंड थी ऐसी जिसमें ये क्या करते थे कि लड़कियों से, आदिवासी लड़कियों से शादी कर लेते थे। तो वो जो जमीन है जंगल में वो इनको मिल जाती थी। इसको मतलब दामाद करके ये लोग कहते थे कि दामाद जी का बिल है कि अब दामाद है उससे कैसे लेंगे। तो वो उसका रिवर्सल शुरू हो गया है कि नहीं, अगर आदिवासी लड़की की जमीन है तो वो लड़की के नाम रहेगी, आपके नाम नहीं हो सकती। भले ही इस्लाम ये कहता है कि पत्नी की प्रॉपर्टी और ये वो, बट इंडियन लॉ विल आइडेंटिफाई कि वो आदिवासी लड़की की रहेगी और वो आपके नाम पर नहीं चढ़ सकती। तो इस तरह के जितने भी फ्रॉड विभिन्न विभिन्न रूपों में, कुछ कब्जा ली उसके बाद जो है खाली नहीं हो रही है, तो अब उसमें भी लेके आ रहे हैं कि आप सिंपल एफआईआर लिखवाइए और एफआईआर लिखवाने के बाद आप अपनी जमीन खाली करवा सकते हैं। लेकिन फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होनी चाहिए। और अगर कुछ उसमें लाठी डंडे चलते भी हैं और आपकी तरफ से आपका किराएदार आहत हो जाता है, तो आत्मरक्षा हाँ का कि हाँ, अधिकार सर आपको फूट दिया। जाता है उसका, उसका सर फूट जाता है, आंख निकल जाती है, तो आपको उसका भी प्रोटेक्शन है। हाँ, लेकिन उसको आत्मरक्षा में लिया जाएगा, बस लाश नहीं गिरनी चाहिए, इतना आपको आ, हाँ ठीक है। ल- अब बस ठीक है। समझ गए, आप समझ गए हैं कि बंदे की जान नहीं जानी चाहिए। हाँ, उसकी आंख निकाल दीजिए, नाक, उसका वैसे तो नाक कटा ही होता है इनका, और इनकी मूंछ भी कटी होती है, बस सब कुछ ही कटा होता है, तो इसलिए इनके आप सर फोड़ सकते हैं, आंख निकाल सकते हैं, प्रोटेक्शन आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से दी जा रही। मंजरी जी, मुझे एक चीज बताइए, ओवैसी ने एक बार बोला था कि भारत में 98.8%, या 2 था या 8 था, वो मुझे प्लीज करेक्ट कर देना, जितनी भी इनकी गंदी मस्जिदें हैं वो सारी इलीगल कंस्ट्रक्शन है। ये ओवैसी के खुद की स्टेटमेंट है। तो क्या ये जो गंदी मस्जिदें ये हर जगह पे बना देते हैं, लूटी हुई जगह पर, हिंदुओं की जगह पर, गवर्नमेंट की जगह पर, क्या उसको भी गवर्नमेंट वापस लेगी, या सिर्फ जो जिनके घर कब्जे किए हुए हैं उन्हीं को लेगी? क्या वो मुसलमान जो हैं इतनी आसानी से आपको करने दे देंगे, आपने जो बड़ी बातें बोल दी हैं? देखिए, कर्नाटक में इस समय कांग्रेस की सरकार है और मंदिर की जमीन कब्जाई हुई थी। वो सारी मंदिर की जमीन इन्होंने कर्नाटक सरकार से मंदिर को वापस दिला दिया। तो ये जब कांग्रेस शासित प्रदेश में हो सकता, तो आप समझ लीजिए मंदिर की जमीन पे कब्जा करना एक बहुत कॉमन है। क्यों? मंदिर एक पब्लिक प्रॉपर्टी होती है। तो अब जैसे राम मंदिर है, सबसे बड़ी आपके पास एग्जाम्पल है। महाकाल मंदिर के चारों ओर की जमीन थी, शंकर नाम का ढाबा था लेकिन ओनर मुस्लिम था, वो सारी चीजें सॉर्ट आउट कर दी गई हैं।
तो मंदिर की टेम्पल लैंड आर सीक्रेट, और हजारों एकड़ लैंड होती थी हर मंदिर के पास। उसमें आप दरगाह बनाना और ये सब करना सब इलीगल हो गया है। सब कुछ आप हटा सकते हैं, आपको सिर्फ एक एफआईआर दर्ज करानी है और उसके बाद आप कार्यवाही कर दीजिए कि हमारा यहाँ पे कब्जा हो गया। आपके पास लीगल डॉक्यूमेंट होने चाहिए। अब और ज्यादा जो है प्रसाद स्कीम में गवर्नमेंट एक और कदम आगे बढ़ गई है कि वो तो जाकर के मंदिर का जीर्णोद्धार करा देती है, पूरा कॉरिडोर वगैरह बना देती है। तो आपका जो सदियों से डिमांड्स थी ना, वो पूरी की जा रही है। अब ये हो गई प्रॉपर्टी के बाद, अब आ जाते हैं बैंक अकाउंट के पास में। ठीक है, बैंक अकाउंट में क्या होता था कि कई बार होता था कि अचानक किसी व्यक्ति की डेथ हो गई या उसको विल बनाने का, नॉमिनी अपॉइंट करने का मौका नहीं मिला। अब आपके पास वो पेपर्स नहीं होते, बीमारी हुई, एकदम से डेथ हो गई, आपके पास पेपर नहीं है, तो बैंक उस पैसे को किसी को देता नहीं था। ठीक है, अब निर्मला सीतारमन जी ने 3 हफ्ते पहले इस चीज को कहा है कि बैंक्स की जिम्मेदारी है कि दे हैव टू फाइंड कि अब ये पैसा किसको जाएगा, और उसके बाद आपका पैसा, आपका धन है, आपका अधिकार है, उसमें बैंक का अधिकार नहीं है, भले ही वो बैंक में है। तो उपयुक्त अधिकारी को वो पैसा मिल जाए, उत्तराधिकारी को, ये वहां पर डिसाइड किया, और इसके हजारों करोड़ रुपए आरबीआई के पास रखा है क्योंकि उसका कोई वारिस ये लोग नहीं कर पाए। अच्छा, इसमें कई बार तो वैलिडिटी होती है कि परिवार में डिस्प्यूट है, ये वो है, लेकिन कई बार पूरा इनवैलिड होता है कि भाई एक ही पत्नी है और उसके बच्चे हैं, आप पत्नी को पैसे क्यों नहीं दे रहे हैं? अगर पति की किसी एक्सीडेंट में या किसी कारण से मृत्यु हो गई, नहीं सोचा था, अनफोर्सीन है, उसने विल नहीं बनाई है, तो क्या पत्नी को पैसे नहीं दिए जाएंगे? भाई लीगल अधिकार उसका है, या माँ है, बच्चे की डेथ हो गई, माँ है, इंश्योरेंस का मनी है, क्यों नहीं देंगे? इंश्योरेंस डिक्लाइन करना और क्लेमेंसी डिक्लाइन करना, ये सरकारी अधिकारियों का बहुत बड़ा जाल था, और इस चीज को अब सॉर्ट आउट कर रहे हैं कि ऐसा, ये आपका धन है, आपको मिलना चाहिए। तो ये अगेन हिंदू की पॉकेट लाइन करने वाली बात है, क्योंकि जनरली हिंदुओं का ही क्लेम रिजेक्ट किया जाता है। बाकी कम्युनिटी तो बैंक अधिकारी या एलआईसी एजेंट को बाहर आके निपट लेती कि भाई तुम तब तक सुरक्षित हो ना जब तक ऑफिस में बैठे हो, 5 बजे 7 बजे 9 बजे बाहर आओगे ना, हम मिलेंगे ना तब तुमसे। खाली मुलाकात तुम्हारे ऑफिस में नहीं होती, तो उनके क्लेम्स डिक्लाइन नहीं होते हैं। क्लेम्स हमारे हम्म। डिक्लाइन होते हैं जो ऑफिस में गाली नहीं खाकर नहीं के मंजू सीधे जी, घर जाते हैं। मैंने देखा अभी कि माय फादर ही कॉल्ड मी अबाउट 2-3 days बैक ओनली कि यार बैंक से फ़ोन आया था कि आपकी एक पिछले 10 साल पहले आपका बेटे ने एक बार एफडीआर कराई था, उन्होंने कभी रिन्यू नहीं करवाया। मेरे फादर बड़े हैरान कि यार तुमने एफडी कराई, तुमने बताया भी नहीं मुझे, मुझे खुद को भूल गया था। अब बैंक वाले खुद फ़ोन कर रहे हैं, मेरे साथ खुद हो चुका ये कि 10 साल पुरानी एफडीआर सर आपने रिन्यू नहीं करवाई, उसका तो अभी पैसा भी बड़ा मल्टीप्लाई हो गया, आप रिन्यू करना चाहते हैं कि आपके सेविंग में डाल दें। आई वॉज शॉक्ड कि बैंक कर रहा, मुझे नहीं समझ आया कि क्यों कर रहे हैं, पर अब मुझे समझ आ रहा है कि गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन इट एंड दिस, तो ये तो मेरे साथ हुई है। वो आप बात कर रहे थे मुझे समझ आ गया कि व्हाट इज हैपनिंग। लेकिन आपको नहीं लगता कि मोदी जी बेदर्द हो गए हैं? एक तरफ तो बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, और दूसरी तरफ एसआईआर कर दिया, इनको वोटिंग में कि इनको इररेलेवेंट कर दिया। भारत में इन कॉकरोचों का एक ही मकसद था कि ये सूअरों की तरह मल्टीप्लाई करते हैं और वोटिंग के लिए इनको यूज किया जाता है। वहां पर इनको आपको आपने इरेलीवेंट कर दिया। फिर इनका दूसरा मकसद ये था कि पूरे भारत के ऊपर कब्जा करना है, हमारी प्रॉपर्टियों के ऊपर कब्जा करना है, उसमें भी आपने इनको इरेलीवेंट कर दिया। कब्जा किया है, डॉक्यूमेंट दिखाओ, डॉक्यूमेंट है नहीं तो बाहर निकलो, नहीं है तो डंडा पड़ेगा। अब योगी जी डंडा भी मार रहे हैं। तो बेदर्दी इसी को बोलते हैं क्या? इसीलिए मुसलमान बोलते हैं कि मोदी बड़े बेदर्द हैं? वो तो बोलेंगे, देखो पहली तो 2014 में इरेलीवेंट हो गए थे कि मुस्लिम वोट से जो है ये रोक नहीं पाए थे, कांग्रेस री इलेक्ट नहीं हो पाई थी। लेकिन अब ये हम आश्चर्यजनक चीज देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन जब वो काम कर रहा है जो उसका करने के लिए, मतलब वोटर रजिस्ट्रेशन, वोटर वेरिफिकेशन इलेक्शन कमीशन के कर्तव्यों में आता है, और ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसको इसलिए गाली पड़ी है कि वो अपने कर्तव्यों का ढंग से पालन कर रहा है। क्या बात है! ठीक है, तो अब यहाँ से रिवर्सल है। अब देखिए, कुछ भी कह लीजिए, ममता बनर्जी से शान बैठ गई, उनको मालूम है एसआईआर जब बंगाल में होगा और अगले साल इलेक्शन से पहले खत्म हो जाएगा, इस समय चल रहा है, तब ममता बनर्जी विल बी वाइप्ड ऑफ।
अभी SIR है, अभी तो डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी आएगा ना, पॉपुलेशन के हिसाब से आ, कॉन्स्टिट्यूएंसीज रिफॉर्म होंगी, जब रिफॉर्म होंगी तब देखना। ठीक है। और अब मोदी जी को आप बेरहम कहें या जो कुछ कहें, भाई भारत एक लोकतंत्र है जिसमें केवल भारतीय वोट डालेंगे, बांग्लादेशी पाकिस्तानी ये सब तो बाहर कर दिए जाएंगे। ठीक है। मंजरी जी, आपने पाकिस्तानियों को तो निकाल दिया, बांग्लादेशियों को निकाल दिया, जो पाकिस्तानियत इनके दिमाग में है उसको कैसे करेंगे? उसको भी तो कोई इलाज करना चाहिए। देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ, और कई लोगों ने बोला भी मुझे कि सर आप मोदी जी के खिलाफ बोल रहे हो क्योंकि मंजरी जी आ नहीं रही, जिस दिन आएगी तो आपकी बोलती जो है वो चेंज हो जाएगी। मैंने तब भी बोला था, और मंजरी जी के सामने भी बोल रहा हूँ कि जो काम मोदी जी ने किया है उसका मुकाबला कुछ भी नहीं है। वो योगी भी कर नहीं सकते। जो मोदी ने काम किया है देश को आगे लेके जाने के लिए, हमारी जो इमेज पूरी दुनिया में, आज भी हम भारतीय जो देश से बाहर रहते हैं, हम गर्व से जाते हैं कि यार भारतीय हैं। पहले हम अपना पासपोर्ट भी दिखाते नहीं थे क्योंकि हमें मालूम था कि मिस ट्रीटमेंट होगा। हमें कंट्री भी कई बार चेंज करके बतानी पड़ती थी, ये हालत था, वरना कोई कंपनी वाले डील भी करते नहीं थे। आज गर्व से बोलते हैं भारतीय हैं। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है रेड कार्पेट ट्रीटमेंट मिलता है, दिस इज बिकॉज ऑफ मोदी। ये कोई और नहीं कर सकता था। लेकिन जो काम एक नहीं किया था वो था जिहादियों से हमें मुक्ति दिलाना। जो वो अत्याचार करते हैं उसकी सुनवाई भी होती नहीं थी। अब जो मंजरी जी, आप इसलिए मैंने बुलाया आपको क्योंकि आपने जब बताया मुझे कि भाई काम हो रहा है, और दोस्तों मैं आपको पहले बता दूं कि मैं मंजरी जी से लड़ा भी हूं। आज लड़ा हूं इस मामले के ऊपर कि आपके मोदी ने ये काम नहीं किया जिसके लिए हमने तीसरी बार उनको जिताया है कि हिंदुओं का हिंदुस्तान में हक ही नहीं मिलता। देन ही सेड, इन्होंने एक ही भी चीज़ बोली, तो वीडियो बना, अभी मैं पानी का पानी और दूध का दूध करती हूँ, जो भी होता है वो मैं करती हूँ, इसलिए ये वीडियो बनाना जरूरी था। तो मंजरी जी, थैंक यू सो मच। आपके मोदी जी ने आज मेरे हाथों से अपनी जान पक्षवा ली है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा दुखी था कि मोदी जी भारत के जो 100 करोड़ लोग रहते हैं यहाँ पर, जानवरों की बात नहीं कर रहा हूँ, 100 करोड़ लोग रहते हैं, उनका हक कब देंगे? बैंक अकाउंट्स आपके सिक्योर हो रहे हैं, आपका प्रॉपर्टीज सिक्योर हो रही हैं, बिजनेसेस सिक्योर किए जा रहे हैं, जियो टैगिंग की जा रही है, उसके बाद आपके जो FIR है आप लॉन्च कर सकते हैं, गवर्नमेंट के पास अपनी गुहार लगा सकते हैं कि मेरी प्रॉपर्टी मुझे वापस दिलाई जाए। इवन अगर पहले भी बेची है वो भी आपको वापस दिला दी जाएगी। बस ये है कि अब ये इम्प्लीमेंट हो रहा है। मंजरी जी, जो इसकी साइट है उसका लिंक दे देना ताकि हम डिस्क्रिप्शन में डाल दें, लोग वहां जाकर वहां पर अप्लाई भी कर सकते हैं, सो दैट किसी का तो फायदा होगा। और आप में से जो जो अपना अप्लाई करेंगे, प्लीज मेरा नीचे ईमेल आईडी दिया हुआ है, सेंड अस द ईमेल्स, मे बी आप कमेंट्स में डाल दिए, सो दैट वी कैन फॉलो अप, वी कैन सी हाउ मेनी पीपल आर देयर जो इसको चीज़ों को फायदा ले रहे हैं। ये इन्फॉर्मेशन आप ही के लिए हैं। मंजरी जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम।